नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल सिसोदिया और आप देख रहे हैं ईपीसी वर्ल्ड न्यूज। शुरू करते हैं आज के हिंदी बुलेटिन की हेडलाइन से। भारत सरकार का मुख्य फोकस है क्षेत्रीय बुनियादी ढांचा और निवेश। सरकार के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने से पूर्वोत्तर क्षेत्र में रोजगार, पर्यटन और खेल को मिलेगा बढ़ावा। भारत ने नए बजट में आवासीय छत, पीवी, ईवी बुनियादी ढांचे पर किया ध्यान केंद्रित। रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर अंतरिम बजट 2024 का करते हैं स्वागत। वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज ने 412 मेगावाट पी और सौर ईपीसी परियोजनाएं जीती। एल&टी शाखा को इंडियन ऑयल अडानी वेंचर से मिला बड़ा प्रोजेक्ट। एल&टी ने हाइड्रोकार्बन व्यवसाय के लिए जीता बड़ा अनुबंध। महाराष्ट्र में 2 लेन पुल के निर्माण के लिए बोलियां की गई आमंत्रित। इंफ्रा बैंकों की कॉर्पोरेट ऋण वृद्धि को करता है संचालित। एनबीसीसी, इंफीबीन एवेन्यूज और आईआरबी इंफ्रा स्टॉक जिन्होंने 2 फरवरी को समाप्त सप्ताह में बेहतर प्रदर्शन किया। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा कार्गो हैंडलिंग क्षमता को बढ़ावा देने के लिए करेगा 7,000 करोड़ तक खर्च। ब्रूकफील्ड समर्थित इंडिया इंफ्रा इन्वेस्ट डिबेंचर के जरिए जुटाएगी 6,452 करोड़। आवासीय टावर के निर्माण के लिए 394.36 करोड़ का ऑर्डर मिलने के बाद इंफ्रा स्टॉक में 7% का आया उछाल। रिजिजू ने अरुणाचल में कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन। रियल एस्टेट और इंफ्रा स्टॉक हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स के शेयरों में 5% की बढ़ोतरी। शुरू करते हैं खबरें विस्तार से। पिछले कुछ वर्षों के केंद्रीय बजट की तरह इस बजट में भी भारत सरकार बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित दिख रही है। पिछले 4 वर्षों में सरकार ने अपना पूंजीगत व्यय 3 गुना कर दिया है। अंतरिम बजट 2024 में आगामी वर्ष के लिए 11 लाख करोड़, लगभग 11.1% की वार्षिक वृद्धि से अधिक का भारी परिव्यय आवंटित किया गया है, जो लगभग बनता है सकल घरेलू उत्पाद का 3.4%। बजट 2024 भी हरित ऊर्जा के महत्व को पहचानता है और 2070 तक शुद्ध शून्य के लक्ष्य को पूरा करने के लिए विभिन्न पहल करने का प्रस्ताव है, जैसे गीगावाट के लिए अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता के लिए व्यवहार्यता, अंतर वित्त पोषण, कोयला गैसीकरण का लक्ष्य और 2030 तक 100 मीट्रिक टन की द्रवीकरण क्षमता आदि। इन पहलों का उद्देश्य भारत की जलवायु कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन और गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता का महत्वाकांक्षी विस्तार है, जो पिछले 9 वर्षों में 2 गुना से अधिक हो गया है, जो मार्च 2014 में 80.3 गीगावाट से बढ़कर 187 हो गया। कल गुवाहाटी में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार द्वारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र को दिए गए बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने से रोजगार के अवसर मिलेंगे और क्षेत्र में पर्यटन और खेल को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि पिछले 10 वर्षों के दौरान रिकॉर्ड संख्या में पर्यटकों ने उत्तर पूर्वी राज्यों का दौरा किया है। साथ ही मोदी ने कहा कि कामाख्या परियोजना पूरी होने पर राज्य में पर्यटकों की आमद और बढ़ेगी। इसके अलावा मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि उनकी सरकार ने 4 से अधिक का निर्माण किया है। रूफटॉप सोलराइजेशन से भारत में आवासीय उपभोक्ताओं के लिए बिजली के बिल में कमी आएगी, जबकि अधिशेष बिजली उत्पादन से अतिरिक्त आय की पेशकश होगी। ये योजना पीवी इंस्टॉलरों और पीवी घटक निर्माताओं के लिए बाजार का भी विस्तार करती है। रूफटॉप सोलराइजेशन से आपूर्ति और स्थापना में बड़ी संख्या में विक्रेताओं के लिए उद्यमिता के अवसर खुलेंगे और विनिर्माण, स्थापना और रखरखाव में तकनीकी कौशल वाले युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे। ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद CEEW के एक विश्लेषण से पता चलता है कि 20 गीगावाट से 25 गीगावाट तक छत सौर क्षमता को सौर ऊर्जा के माध्यम से समर्थन दिया जाएगा। ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद के वरिष्ठ कार्यक्रम प्रमुख
नीरज कुलदीप ने कहा कि हर भारतीय राज्य छत पर सौर ऊर्जा का लाभ उठा सकता है क्योंकि इसकी क्षमता देश भर में मौजूद है। यूटिलिटी स्केल सोलर के विपरीत जो ज्यादातर 7 नवीकरणीय ऊर्जा समृद्ध राज्यों तक सीमित है, रूफटॉप सोलर पूरे देश में अवसर प्रदान करता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के 2024 के प्रस्तावित अंतरिम बजट पर एक सधी हुई प्रतिक्रिया में रियल एस्टेट और बुनियादी ढांचा क्षेत्र के नेताओं ने भारत के आवास और बुनियादी ढांचे के परिदृश्य पर संभावित प्रभाव के बारे में आशावाद व्यक्त करते हुए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। हम उस उल्लेखनीय आर्थिक विकास को स्वीकार करते हैं जो भारत ने पिछले दशक में सबका साथ सबका विकास मंत्र से प्रेरित होकर अनुभव किया है। 2047 तक विकसित भारत हासिल करने की सरकार की महत्वाकांक्षी दृष्टि वास्तव में सराहनीय है, जो सभी के लिए समावेशिता और प्रगति पर जोर देती है। जल्द ही लॉन्च होने वाली आवास योजना, जिसका उद्देश्य मध्यम वर्ग को अपने घर खरीदने में सहायता करता है, उस देश में आवास क्षेत्र को महत्वपूर्ण बढ़ावा देने की ओर अग्रसर है, जहां हर दिन बढ़ती संख्या में लोग इस आय वर्ग में प्रवेश कर रहे हैं। उद्योग के अनुमान बताते हैं कि भारत का मध्यम वर्ग 2047 तक कुल आबादी का लगभग दोगुना होकर 61% हो जाएगा, जो 2020 से 21 में 31% था। वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को टन के आधार पर 412 मेगावाट पावर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए एक अज्ञात घरेलू इकाई से पुरस्कार पत्र प्राप्त हुआ है। वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज द्वारा स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार अनुबंध देने वाली कंपनी नवीकरणीय ऊर्जा में दुनिया की अग्रणी सबसे बड़ी उपयोगिताओं में से एक है। वारी आरटीएल के कार्यक्षेत्र में 2 साल की अवधि के लिए संचालन और रखरखाव के साथ साथ सौर संयंत्र की इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण ईपीसी शामिल है। कुल ऑर्डर मूल्य लगभग 554.30 करोड़ रुपए है, जिसमें 547.50 करोड़ का ईपीसी कार्य और 6.798 करोड़ का O&M कार्य शामिल है। परियोजना 31 दिसंबर 2024 तक पूरे होने वाली है। इस परियोजना के जुड़ने से कंपनी की अघोषित ऑर्डर बुक अब बढ़कर 1.161 गीगावाट हो गई है। ईपीसी प्रमुख ने घोषणा की है कि उसके हाइड्रोकार्बन व्यवसाय L&T एनर्जी हाइड्रोकार्बन ने इंडियन ऑयल अडानी वेंचर्स से बड़ी तटवर्ती परियोजना हासिल की है। लार्सन एंड ट्रूबो L&T के वर्गीकरण के अनुसार बड़े अनुबंध का मूल्य 2500 करोड़ रुपए से 5000 करोड़ रुपए के बीच है। कार्य के दायरे में एक मुश्त टर्न की आधार पर ऑफ साइट टैंकीज, बुलेट्स और अन्य संबंधित सुविधाओं की इंजीनियरिंग, खरीद, निर्माण और कमीशनिंग शामिल है। कंपनी ने कहा कि LTEH ने अब तक IOCL के P25 विस्तार कार्यक्रम के तहत 4 परियोजनाओं को क्रियान्वित किया है। कार्यक्रम 25 के तहत पहले प्रदान की गई परियोजनाओं में अवशेष हाइड्रो क्रैकर यूनिट RHCU, डीजल हाइड्रो ट्रीटर और रिएक्टर रीजनरेटर पैकेज RR शामिल है। लार्सन एंड ट्रूबो यानी L&T के हाइड्रोकार्बन वर्टिकल एनर्जी हाइड्रोकार्बन LTEH ने हाल ही में इंडियन ऑयल अडानी वेंचर्स लिमिटेड से एक बड़ा ऑनशोर प्रोजेक्ट हासिल किया है। कार्य के दायरे में एक मुश्त टन के आधार पर ऑफ साइट टैंकीज, बुलेट्स और अन्य संबंधित सुविधाओं की इंजीनियरिंग, खरीद, निर्माण और कमीशनिंग शामिल है। LTEH IOCL के P25 विस्तार कार्यक्रम के तहत 4 प्रतिष्ठित परियोजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है। कार्यक्रम 25 के तहत पहले प्रदान की गई परियोजनाओं में अवशेष हाइड्रो क्रैकर यूनिट RHCU, डीजल हाइड्रो ट्रेटर DHDT और रिएक्टर रीजनरेटर पैकेज शामिल है। ऑफशोर, ऑनशोर EPC, मॉड्यूलर फैब्रिकेशन, एडवांस्ड वैल्यू इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और ऑफशोर विंड फार्म बिजनेस ग्रुप के तहत संगठित LTEH घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में एकीकृत डिजाइन टू बिल्ड समाधान प्रदान करता है। महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम ने राज्य में अगरदंडा क्रीक पर 2 लेन पुल के निर्माण के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं। इस कार्य में अगरदंडा क्रीक पर उक्त पुल का विकास शामिल है, जिसमें अगरदंडा TQ को जोड़ा जाएगा।
मुरुड और दीघी टीक्यू रेवास रेड्डी तटीय राजमार्ग पर रायगढ़ जिले में श्रीवर्धन इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण ईपीसी अनुबंध पर 809.89 करोड़ की लागत आने का अनुमान है। इसके 30 महीने के भीतर पूरा होने की उम्मीद है और पूरा होने की तारीख से 10 साल की रखरखाव अवधि होगी। बुनियादी ढांचे और बिजली क्षेत्र की कंपनियों की मांग के कारण तीसरी तिमाही में बैंकों ने कॉर्पोरेट ऋण में मजबूत वृद्धि देखी है। अर्थव्यवस्था की तेज गति से बढ़ने की उम्मीद और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर सरकार के ध्यान के साथ ऋणदाताओं को उम्मीद है कि आने वाली तिमाहियों में कॉर्पोरेट ऋण की मांग मजबूत बनी रहेगी। जब कॉर्पोरेट ऋण पुस्तिका की बात आती है तो हमने बहुत बेहतर उपयोग देखा है। जहां तक पाइपलाइन का सवाल है, ये लगभग 4.6 ट्रिलियन रुपए है और इस 4.6 ट्रिलियन रुपए में से सार्वजनिक क्षेत्र के पास 25% प्रस्ताव है और निजी क्षेत्र के पास शेष प्रमुख हिस्सेदारी है। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष दिनेश खारा ने कहा कि पिछली तिमाही में हमने कॉर्पोरेट बुक में 7% की वृद्धि की थी। इस तिमाही में हमने लगभग 11% की वृद्धि देखी है, इसलिए उस पहलू से ये बहुत सकारात्मक है। 2 फरवरी को समाप्त सप्ताह में पिछले सप्ताह के दौरान इक्विटी बेंचमार्क सूचकांकों बीएसई, सेंसेक्स और निफ्टी में करीब 2% की तेजी आई, जबकि बीएसई तेल और गैस 9.5%, बीएसई पीएसयू 8.2% और बीएसई पावर 5.6% जैसे क्षेत्रीय सूचकांक शीर्ष लाभ में रहे। बीएसई एफएमसीजी 0.2%, वहीं बीएसई कंज्यूमर ड्यूरेबल 0.4% और बीएसई कैपिटल गुड्स 1.5% में सबसे ज्यादा गिरावट रही। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा भारत का दूसरा सबसे बड़ा निजी बंदरगाह ऑपरेटर का लक्ष्य अपनी वार्षिक कार्गो हैंडलिंग क्षमता को 40% से 250 मिलियन टन तक बढ़ाने के लिए 3 से 4 वर्षों में 6,000 से 7,000 करोड़ खर्च करने का है। इसके मुख्य कार्यकारी ने कहा कि निवेश का बड़ा हिस्सा कर्नाटक और ओडिशा में 2 ग्रीनफील्ड बंदरगाह परियोजनाओं के साथ साथ कंपनी द्वारा हाल ही में संभाले गए कार्गो टर्मिनल के विस्तार पर होगा। ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट समर्थित इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्डिंग्स के ईस्ट वेस्ट गैस पाइपलाइन के अधिग्रहण के लिए गए ऋण को पुनर्वित करने के लिए गैर परिवर्तनीय डिबेंचर एनसीडी के माध्यम से 6,452 करोड़ जुटाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एनसीडी जारी करने की प्रक्रिया में था और आय का उपयोग पूरी तरह से विशेष प्रयोजन वाहन एसपीवी स्तर पर परिपक्व होने वाले ऋण को पुनर्वित करने के लिए किया जाएगा। इस प्रकार समेकित स्तर पर ऋण अपरिवर्तित रहेगा। इंडिया इंफ्रा इन्वेट के पास पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एक एसपीवी में पूरी हिस्सेदारी है। इसने 2019 में चालू चिंता के आधार पर रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड से 1,480 किलोमीटर लंबी क्रॉस कंट्री पाइपलाइन ईस्ट और वेस्ट पाइपलाइन EWP का अधिग्रहण किया। रुपए का ऑर्डर मिलने के बाद सोमवार के कारोबारी सत्र में इस इंजीनियरिंग और अनुबंध निर्माण कंपनी के शेयरों में 7% का उछाल आया है। 394.36 करोड़ एक साल से लेकर 1 साल तक शेयरों ने 90% से ज्यादा रिटर्न दिया है। रुपए के बाजार पूंजीकरण के साथ 6,135 करोड़ अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिया के शेयरों ने सोमवार के कारोबारी सत्र की शुरुआत कम नोट पर रुपए पर की है। रुपए के पिछले बंद की तुलना में 864 रुपए। कारोबारी सत्र के दौरान शेयर रुपए के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए 926.90, लगभग 7% की बढ़त के साथ है। कंपनी के ताजा 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर के रूप में भी दर्ज किया गया। शेयर की कीमत में इतनी तेजी तब देखी गई जब कंपनी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में घोषणा की है कि उसे अर्बन ओएसिस सेक्टर 62 गुड़गांव हरियाणा में आवासीय टावर और क्लब हाउस के निर्माण के लिए रुपए का ऑर्डर मिला है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने शनिवार को अरुणाचल प्रदेश के क्रा दादी जिले में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। गंगटे में एक सभा को संबोधित करते हुए पृथ्वी विज्ञान मंत्री रिजिजू ने दावा किया कि राज्य के दूरदराज के इलाकों में पिछले 10 वर्षों में बड़े पैमाने पर विकास हुआ है। रिजिजू ने लोक निर्माण विभाग द्वारा शुरू की गई 5 परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें 5 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर गंगटे सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय के बुनियादी ढांचे का निर्माण 2.5 करोड़ रुपए में,
गंगटे में निरीक्षण बंगला, 1 रुपए में राय बालो सरकारी माध्यमिक विद्यालय में मैदान शामिल है। रियल एस्टेट कंपनी हजूर मल्टी प्रोजेक्ट के शेयरों में करीब 5% की तेजी आई और ये अपर सर्किट पर पहुंच गया। शुक्रवार को कंपनी ने एक्सचेंजों को सूचित किया कि उसके निदेशक मंडल ने तरजीही आधार पर कंपनी के 35 लाख शेयरों के आवंटन को मंजूरी दे दी है। ये शेयर 178 रुपए प्रति इक्विटी शेयर की कीमत पर आवंटित किए गए हैं। पिछले 1 साल में हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स के शेयरों ने 6 फरवरी 2023 के 103 रुपए के स्तर से 250% का रिटर्न दिया है। पिछले 5 दिनों में हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स के शेयरों ने निवेशकों को 11% का रिटर्न दिया, जबकि पिछले 6 महीनों में इसने 126 रुपए के स्तर से 187% का बम्पर रिटर्न दिया है। रियल एस्टेट कंपनी के शेयरों का 52 सप्ताह का उच्चतम स्तर 393 रुपए है, जबकि 52 सप्ताह का निचला स्तर 78 रुपए है। आज के ईपीसी बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।